नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, नियमन तथा नियंत्रण को सरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक पॉलिसी या आर्थिक नीति किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, नियमन तथा नियंत्रण को सरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आर्थिक नीति या इकोनॉमिक पॉलिसी किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के नियमन, नियंत्रण तथा प्रबंधन को सरल बनाया जाता है। आर्थिक नीति के 3 अंग होते हैं दोस्तों। पहला होता है मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, अर्थात मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करती है दोस्तों आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, और भारत में केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा होता है दोस्तों आर्थिक नीति की दूसरा अंग होता है दोस्तों राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। भारत में फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का निर्माण किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और तीसरा होता है औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी या औद्योगिक नीति का निर्माण किया जाता है उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 अंग होते हैं। पहला होता है मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति। दूसरा होता है दोस्तों राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। तीसरा होता है दोस्तों औद्योगिक नीति या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो चलिए दोस्तों, आज हम डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आर्थिक नीति। हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों आर्थिक नीति, आर्थिक नीति। ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा, किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, नियमन तथा नियंत्रण को सरल बनाया जाता है। आर्थिक नीति, आर्थिक नीति का मतलब होता है दोस्तों किसी देश के सरकार के द्वारा, किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, आर्थिक उद्देश्यों, आर्थिक उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को, बनाई गई सुविचारित नीति को, बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, नियमन व प्रबंधन नियमन व नियंत्रण को सरल बनाया जाता है। सरल बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
आर्थिक नीति या इकोनॉमिक पॉलिसी किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, नियमन व नियंत्रण को सरल बनाया जाता है। अर्थात यहां पर आर्थिक नीति बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं आर्थिक नीति की, दोस्तों आर्थिक नीति की, इकोनॉमिक पॉलिसी की, अगर हम बात करते हैं आर्थिक नीति इकोनॉमिक पॉलिसी की, तो आर्थिक नीति का उद्देश्य होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्थिक नीति बनाने के लिए जो आर्थिक उद्देश्य की हम आर्थिक नीति बनाते हैं दोस्तों आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, तो आर्थिक उद्देश्य क्या होते हैं, अर्थात आर्थिक नीति का उद्देश्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक नीति का उद्देश्य होता है तीव्र विकास दर या तीव्र आर्थिक विकास दर, अर्थात भारत का जो आर्थिक विकास हो वो तीव्र गति से हो। दूसरा होता है दोस्तों आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि। इसके साथ साथ दोस्तों सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय स्थापित करना, अर्थात आर्थिक नीति के उद्देश्य अगर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों आर्थिक नीति के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक नीति को बनाए जाने का उद्देश्य क्या है, आर्थिक नीति के उद्देश्य, आर्थिक नीति के उद्देश्य, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों आर्थिक नीति का पहला उद्देश्य है तीव्र आर्थिक विकास, अर्थात भारत में जो आर्थिक विकास हो वो तीव्र गति से हो। दूसरा है दोस्तों आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्थिरता का मतलब यह है कि भारत में जो रुपए का मूल्य है वह डॉलर के कंपैरिजन में कम ना आए, या वो जाकर दोस्तों या तो इक्वल हो जाए या उससे ज्यादा निकल जाए। अर्थात कहने का मतलब यह है वर्तमान में जैसे कि $1 का मूल्य है 70 रुपए के बराबर, इसका मतलब यह है हमारे पास वर्तमान दृष्टिकोण में आर्थिक स्थिरता का थोड़ा अभाव है, तो आर्थिक स्थिरता प्राप्त करें, अर्थात डॉलर के मुकाबले मूल्य रुपए का मूल्य ना गिरे, यह होगी दोस्तों आर्थिक स्थिरता। तीव्र आर्थिक विकास, दूसरा है दोस्तों आर्थिक स्थिरता। तीसरा पकड़ना है आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब यह है दोस्तों कि भारत में निर्यात बढ़े, आयात कम हो, इसे कहेंगे दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। इसके लिए भारतीयों को अपनाना पड़ेगा पूर्णतः स्वदेशी और हम आत्मनिर्भर हो पाए, अर्थात हम पूरी तरह से जिस दिन आत्मनिर्भर हो पाएंगे उस दिन पूरी तरह से आ जाएगा दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता। तीव्र आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता। चौथा पकड़ना है दोस्तों उत्पादन में वृद्धि, इसी के साथ हो दोस्तों निर्यात में वृद्धि, लोगों को उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए, अर्थात रोजगार में वृद्धि, भारत में रोजगार में वृद्धि की जा सके। और सातवां पकड़ना है दोस्तों सार्वजनिक अर्थात पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय, अर्थात इनके बीच कोऑर्डिनेशन स्थापित हो सके। तो आर्थिक नीति के उद्देश्य, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक नीति के उद्देश्य है पहला तीव्र आर्थिक विकास, दूसरा आर्थिक स्थिरता, तीसरा उत्पादन आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय का स्थापना। तो यह है दोस्तों आर्थिक नीति के उद्देश्य। ध्यान दीजिएगा
आर्थिक नीति की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम देखते हैं आर्थिक नीति की विशेषताएं, आर्थिक नीति की विशेषताएं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आर्थिक नीति की विशेषता में पहला पकड़ते हैं दोस्तों, आर्थिक नीति का केंद्रीकरण, आर्थिक नीति का केंद्रीकरण, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आर्थिक नीति का केंद्रीकरण। भारत में आर्थिक नीति का निर्माण करती है दोस्तों भारत सरकार, ताकि आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों आर्थिक नीति का केंद्रीकरण किया जाता है। आर्थिक नीति भारत में केंद्र सरकार बनाती है, इसलिए कह सकते हैं आर्थिक नीति का निर्माण भारत में भारत सरकार बनाती है दोस्तों, इसलिए हम कह सकते हैं कि आर्थिक नीति केंद्रीकृत होती है, आर्थिक नीति का केंद्रीकरण। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों, दूसरा है आपका लोक कल्याण की भावना, लोक कल्याण की भावना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आर्थिक नीति का परम उद्देश्य, आर्थिक नीति का परम उद्देश्य लोक कल्याणकारी योजनाओं को चलाना है, अर्थात भारत में लोक कल्याणकारी व्यवस्था का निर्माण करना है। तो इसका उद्देश्य इसका मुख्य विशेषता है दोस्तों लोक कल्याण की भावना। आर्थिक नीति की विशेषता में पहला है दोस्तों आर्थिक नीति का केंद्रीकरण, दूसरा है आर्थिक नीति के द्वारा लोक कल्याण की भावना को विकसित करना। तो इसका परम उद्देश्य है लोक कल्याण की भावना। तीसरा है दोस्तों आर्थिक नीति का लचीलापन, आर्थिक नीति का लचीलापन। आर्थिक नीति का लचीलापन से तात्पर्य है दोस्तों कि भारत में जो आर्थिक नीति बनाई जाती है वह वर्तमान दृष्टिकोण से बनाई जाती है, अर्थात इसे समय समय के अनुसार इसे परिवर्तित किया जाता है, इसलिए इसे कहते हैं दोस्तों आर्थिक नीति का लचीलापन। आर्थिक नीति वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर बनाया जाता है और इसमें परिवर्तन के आधार पर आर्थिक नीति में भी परिवर्तन किया जाता है। इसके बाद पकड़ते हैं दोस्तों, इसके बाद अगला है, अगला देखते हैं दोस्तों सामाजिक व राजनीतिक, सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्य। ध्यान दीजिए आर्थिक नीति सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्य के प्रभाव के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खास बात यह है कि आर्थिक नीति सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। इसी के आधार पर कह सकते हैं दोस्तों कि समय समय पर सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन होने के साथ साथ अर्थव्यवस्था में आर्थिक नीति को परिवर्तित किया जाता है, इसलिए आर्थिक नीति लचीला होती है दोस्तों। तो आर्थिक नीति की विशेषताएं है आर्थिक नीति का केंद्रीकरण, लोक कल्याण की भावना, आर्थिक नीति का लचीलापन, सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति। ध्यान दीजिए अगला देखते हैं दोस्तों आर्थिक नीति के अंग। अगला है आर्थिक नीति के अंग, आर्थिक नीति के अंग, पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आर्थिक नीति के अंग ये हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। आर्थिक नीति के 3 अंग हैं। पहला है दोस्तों मौद्रिक नीति। आर्थिक नीति का पहला अंग है मौद्रिक नीति, या इसे हम कहते हैं शाख नियंत्रण की नीति, शाख नियंत्रण की नीति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों आर्थिक नीति का पहला अंग है मौद्रिक नीति या शाख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। पहला है दोस्तों मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों पहला है आपका मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा
आर्थिक नीति का पहला अंग है दोस्तों मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। किसी भी देश में मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का निर्माण करती है दोस्तों केंद्रीय बैंक, और भारत में केंद्रीय बैंक है दोस्तों आरबीआई। इसका निर्माण करती है दोस्तों केंद्रीय बैंक, और भारत में केंद्रीय बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आर्थिक नीति का दूसरा अंक है दोस्तों राजकोषीय नीति। दूसरा है आपका राजकोषीय नीति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा है आपका राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी। दूसरा है राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति का निर्माण करती है भारत में वित्त मंत्रालय। इसका निर्माण किया जाता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा। इसका निर्माण किया जाता है भारत में वित्त मंत्रालय के द्वारा। तीसरा होता है औद्योगिक नीति। तीसरा होता है दोस्तों औद्योगिक नीति, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औद्योगिक नीति। तीसरा है आपका औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल। तीसरा है दोस्तों इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसका निर्माण करता है दोस्तों उद्योग मंत्रालय के द्वारा। इसका निर्माण किया जाता है भारत में उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो आज हम डिस्कस करने जाएंगे दोस्तों सबसे पहले मौद्रिक नीति, इसके बाद राजकोषीय नीति, और इसके बाद दोस्तों औद्योगिक नीति। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों आर्थिक नीति, इकोनॉमिक पॉलिसी। किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, किसी देश के सरकार के द्वारा आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु बनाई गई सुविचारित नीति को आर्थिक नीति कहते हैं। इसके द्वारा अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, नियमन व नियंत्रण को सरल बनाया जाता है। आर्थिक नीति के उद्देश्य होते हैं तीव्र आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, आर्थिक स्वतंत्रता, उत्पादन में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, रोजगार में वृद्धि, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों के बीच समन्वय। आर्थिक नीति की विशेषताएं होती है आर्थिक नीति का केंद्रीकरण, लोक कल्याण की भावना, आर्थिक नीति का लचीलापन, सामाजिक व राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति। और है दोस्तों आर्थिक नीति के अंग। आर्थिक नीति के 3 अंग होते हैं। पहला होता है मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। इसका निर्माण किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, और भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। अर्थात भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है केंद्रीय बैंक। राजकोषीय नीति, दूसरा है दोस्तों राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। इसका निर्माण किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। और तीसरा है दोस्तों औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इसका निर्माण किया जाता है उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दोस्तों मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। तो सबसे पहला टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, जिसका निर्माण करती है केंद्रीय बैंक, अर्थात भारत में इसका निर्माण करती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौद्रिक नीति। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों मौद्रिक नीति। देखिएगा, या साख नियंत्रण की नीति। देखिएगा, सबसे पहला टॉपिक हम प्रारंभ करने जा रहे हैं दोस्तों मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, या इसे कहा जाता है दोस्तों साख नियंत्रण की नीति, साख नियंत्रण की नीति। मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था में
अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह तथा मुद्रा के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने वाली नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह तथा मुद्रा के प्रवाह की दिशा को बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह, मुद्रा के प्रवाह तथा मुद्रा के प्रवाह की दिशा, मुद्रा के प्रवाह की दिशा, मुद्रा के प्रवाह की दिशा के नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति या शाख नियंत्रण की नीति कहते हैं, शाख नियंत्रण की नीति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह की दिशा के नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति या शाख नियंत्रण की नीति कहते हैं। प्रोफेसर हरी जॉनसन इसी को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं दोस्तों, ये हम समझते हैं। अर्थात प्रोफेसर अर्थशास्त्री प्रोफेसर हरी जॉनसन के अनुसार ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्रोफेसर हरी जॉनसन के अनुसार इन्होंने किस प्रकार से मौद्रिक नीति को परिभाषित किया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति से आशय, इनके अनुसार दोस्तों, मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक के द्वारा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति के नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति, ध्यान दीजिए दोस्तों, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति है, जिसका उद्देश्य प्रोफेसर हरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति है, जिसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है, जिसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति का मतलब होता है दोस्तों, केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह और मुद्रा को किस दिशा में प्रवाहित किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, योजनाओं के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा या लोन के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाया जाएगा। अर्थात जैसे मान लीजिए मुद्रा को बैंक के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना है, अगर आरबीआई चाहती है कि बैंक के माध्यम से नागरिकों तक मुद्रा को पहुंचाई जाए लोन के माध्यम से, तो वह दोस्तों ब्याज की दर कम कर देगी, जिससे लोग आसानी से तथा नियम को सरल बना देगी। बैंक दर को कम कर दिया जाए, अर्थात जो ब्याज
का भुगतान किया जाएगा उसकी दर को कम कर दिया जाए तथा नियम को सरल बना दिया जाए, जिससे आसानी से भारतीय जनता लोन ले सके और आसानी के साथ इस प्रकार से मुद्रा की जो मात्रा है वो किसी निश्चित दिशा में पहुंच जाएगी। तो मुद्रा की मात्रा कि यहां पर भारतवर्ष में बाजार में कितना मुद्रा हो तथा मुद्रा की प्रवाह किस दिशा में उसको प्रवाह किया जाए, लोन के माध्यम से या योजनाओं के माध्यम से। इस प्रकार से दोस्तों अगर भारत सरकार आरबीआई के माध्यम से मार्केट में पैसा पहुंचाना चाहती है दोस्तों लोन के माध्यम से, तो वह नियम को सरल बनाती है तथा दिए भुगतान का ब्याज का जो भुगतान होता है उसको कम करती है। तो इस प्रकार से दोस्तों मुद्रा के प्रवाह की दिशा सुनिश्चित की जाती है। तो केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह की दिशा के नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण नीति कहते हैं। इसी को प्रोफेसर हरी जॉनसन अलग शब्दों में समझाते हैं। मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति है, जिसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों परिभाषा मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति का। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति के अंग अगला हम डिस्कस करते हैं दोस्तों मौद्रिक नीति के घटक बोल लीजिए या अवयव बोल लीजिए या अंग बोल लीजिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति के घटक एलिमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके कौन कौन से अंग होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मौद्रिक नीति का अंग हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। पहला पकड़ना है मौद्रिक नीति के घटक में पहला डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला है आपका बैंक दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पहला है आपका दोस्तों बैंक दर, बैंक रेट। पहला है दोस्तों बैंक दर, बैंक रेट मौद्रिक नीति के घटक में पहला है। अब हम देखने जा रहे हैं जिस प्रकार से हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह, मुद्रा की प्रवाह की दिशा के नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से केंद्रीय बैंक भारत में आरबीआई मौद्रिक नीति का समन्वय करती है, अर्थात मौद्रिक नीति को लागू करती है। तो मौद्रिक नीति के कुल 8, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति के कुल 6 घटक होते हैं। पहला घटक है दोस्तों बैंक दर, बैंक रेट। दूसरा पकड़ना है दोस्तों रेपो रेट, दूसरा पकड़ना है रेपो दर, रेपो रेट, दूसरा है रेपो रेट। तीसरा है दोस्तों, इसका तीसरा घटक है आपका रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। चौथा है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका चौथा घटक है, इसका चौथा घटक है दोस्तों सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा। इसका मतलब है दोस्तों मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। ध्यान दीजिएगा। पांचवा है दोस्तों नगद आरक्षित भुगतान, नगद आरक्षित अनुपात। पांचवा है दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात, पांचवा है दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, इसे कहा जाता है दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात, CRR। और छठवां पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छठवां है आपका दोस्तों सांविधिक, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। छठवां है आपका सांविधिक तरलता अनुपात।
स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो मौद्रिक नीति के 6 घटक है दोस्तों, बैंक दर, बैंक रेट, रेपो दर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो CRR, और छठवां है दोस्तों सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा के मात्रा, मुद्रा के प्रवाह की दिशा के नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति कहते हैं। प्रोफेसर हरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति कहते हैं, जिसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कुछ की पॉइंट्स को, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कुछ की पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण, भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है दोस्तों RBI के द्वारा। भारत में केंद्रीय बैंक है दोस्तों RBI, अर्थात किसी भी देश में मौद्रिक नीति का निर्माण किया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा, और भारत में केंद्रीय बैंक है RBI, अर्थात मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किया जाता है दोस्तों RBI के द्वारा। दूसरी बात यह याद रखना है दोस्तों कि मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होती है, अर्थात जो हर बार नया मौद्रिक नीति के रेट्स आते हैं, जैसे कि नया बैंक दर, नया रेपो दर, नया रिवर्स रेपो रेट, नया सीमांत स्थायी सुविधा, नया नगद आरक्षित अनुपात CRR, नया SLR, ये जो आते हैं दोस्तों प्रत्येक 2 माह में आते हैं। अर्थात मौद्रिक नीति की जो समीक्षा होती है दोस्तों, इसके नए जो आंकड़े आते हैं प्रत्येक 2 माह में आते हैं, अर्थात इसकी समीक्षा की जाती है प्रत्येक 2 माह में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे उर्जित पटेल, इनके नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया, उर्जित पटेल समिति। इन्होंने अनुशंसा किया कि मौद्रिक नीति के जो घटक के रेट्स है, इसे प्रत्येक 2 माह में लागू किया जाना चाहिए, अपडेट किया जाना चाहिए। अर्थात ये आया था दोस्तों उर्जित पटेल समिति की अनुशंसा पर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति की जो समीक्षा की जाती है यह प्रत्येक 2 माह में की जाती है। इसकी अनुशंसा किया था दोस्तों उर्जित पटेल के द्वारा, उर्जित पटेल समिति के द्वारा। तो यह है दोस्तों मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति, मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की मात्रा, मुद्रा के प्रवाह व मुद्रा के प्रवाह की दिशा को नियंत्रित करने हेतु बनाई गई नीति को मौद्रिक नीति या साख नियंत्रण की नीति कहते हैं। प्रोफेसर हरी जॉनसन के अनुसार मौद्रिक नीति से आशय केंद्रीय बैंक के द्वारा मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण हेतु बनाई गई नीति है, जिसका उद्देश्य आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में करती है दोस्तों RBI, और मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है प्रत्येक 2 माह में, अर्थात हर 2 माह में नया मौद्रिक नीति के रेट्स लागू किए जाते हैं, अर्थात साल भर में कुल 6 बार नया मौद्रिक नीति आता है। इसका मतलब हम समझ गए दोस्तों कि यदि हम PSC का एग्जामिनेशन दे रहे हैं फरवरी माह में, हर साल फरवरी माह में जैसे कि CGPSC प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, इसका मतलब यह है कि आपको मौद्रिक नीति के जो घटक है, बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, सीमांत स्थायी सुविधा MSF, नगद आरक्षित भुगतान CRR और सांविधिक तरलता अनुपात SLR, इसके जो रेट्स है वो आपको करंट आंकड़े याद करने पड़ेंगे। आज मैं जो भी आपको आंकड़े पढ़ाऊंगा इसको हम हर 2 माह में चेंज करेंगे। हर 2 माह में मौद्रिक नीति के नए आंकड़े जारी किए जाते हैं RBI के
द्वारा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौद्रिक नीति के घटक। पहले डिस्कस करेंगे बैंक दर, फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एमएसएफ, कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर। तो इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों। चलिए तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौद्रिक नीति का पहला घटक बैंक दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मौद्रिक नीति का पहला घटक बैंक दर। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं मौद्रिक नीति के घटक। पहला है बैंक दर। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं बैंक दर। बैंक दर, बैंक रेट, बैंक दर, बैंक रेट। समझिएगा दोस्तों, जिस ब्याज दर पर आरबीआई किसी अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक ऋण देता है उस दर को, उस ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अनुसूचित बैंक, ऐसा कोई भी बैंक जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता है अनुसूचित बैंक कहलाता है, चाहे वो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक हो या निजी क्षेत्र का बैंक हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, ऐसा कोई भी बैंक जो आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करता है अनुसूचित बैंक या अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यदि बैंक दर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंक दर। बैंक दर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पकड़ते हैं आरबीआई। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यदि किसी अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक ऋण दे, दीर्घकालिक ऋण दे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीर्घकालिक ऋण प्रदान करे। यदि आरबीआई किसी अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करे, अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक से तात्पर्य है दोस्तों शेड्यूल्ड बैंक, ऐसा कोई भी बैंक जो आरबीआई के अंतर्गत आता हो तथा आरबीआई के गाइडलाइन को, नियम को फॉलो करता हो, अनुसूचित बैंक कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से जब आरबीआई से यदि कोई अनुसूचित बैंक, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब जितने बैंक है दोस्तों, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, काफी बैंकों का मर्ज हो गया दोस्तों, तो ये सब है दोस्तों आपके अनुसूचित बैंक जो कि आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करती है। तो जैसे मान लीजिए एसबीआई लेते हैं दोस्तों। एसबीआई अगर मैं ले रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये है दोस्तों एक अनुसूचित बैंक। तो आरबीआई के द्वारा जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि एक अनुसूचित बैंक है, इसको जब दीर्घकालिक ऋण दिया जाता है, तो दीर्घकालिक ऋण जिस ब्याज दर पर दिया जाता है उसे कहा जाता है दोस्तों बैंक दर। जिस ब्याज दर पे दिया जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है बैंक दर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेती है उसे बैंक दर कहते हैं, या वाइस वर्सा, जिस ब्याज दर पर आरबीआई किसी अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक ऋण देती है उसे बैंक दर कहते हैं, उस ब्याज दर को बैंक दर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैंक दर का सिंपल मीनिंग है कि जिस ब्याज दर पर आरबीआई किसी अनुसूचित बैंक को दीर्घकालिक ऋण देती है उसे बैंक दर कहते हैं, या जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेती है उसे बैंक दर कहते हैं। अर्थात यहां पर दीर्घकालिक ऋण लिया जा रहा है अनुसूचित बैंक के द्वारा आरबीआई से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। दूसरा पकड़ते हैं रेपो दर। दूसरा है दोस्तों रेपो दर, या कह सकते हैं रेपो रेट। दूसरा है दोस्तों रेपो रेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रेपो रेट। अगर मान लीजिए आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरबीआई अगर अनुसूचित बैंक को, अनुसूचित बैंक को अल्पकालिक ऋण देती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
अनुसूचित बैंक को अल्पकालिक ऋण देती है, अल्पकालिक ऋण प्रदान करे जिस ब्याज दर पर, ध्यान दीजिए दोस्तों, अनुसूचित बैंक के द्वारा जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक के द्वारा आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। इसे कहते हैं दोस्तों रेपो रेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस ब्याज दर पर आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक को अल्पकालिक ऋण दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं। अर्थात इन दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है दोस्तों कि अनुसूचित बैंक जब दीर्घकालिक ऋण लेती है तो यहां जो ब्याज दर लगता है उसे बैंक दर कहते हैं, बैंक रेट कहते हैं, जबकि अनुसूचित बैंक जब आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेती है तो यहां जो ब्याज दर लगता है इसे रेपो रेट कहते हैं। अगला है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। अगला है दोस्तों रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट। अगला है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरबीआई, एक है दोस्तों आरबीआई और दूसरा पकड़ना है दोस्तों अनुसूचित बैंक, दूसरा पकड़ना है दोस्तों अनुसूचित बैंक। अब दोनों में फंडा समझिए। जैसे मान लीजिए आप भारतीय नागरिक हैं, आपने किसी अनुसूचित बैंक जैसे कि एसबीआई में अपना अकाउंट खुलवाया है। अब मान लीजिए आपका सेविंग अकाउंट है, बचत बैंक खाता है, आप वहां पर जाकर 10,000 रुपए जमा करते हैं तो आपको प्रति माह उस 10,000 रुपए पर ब्याज मिलेगा दोस्तों, जिसको हम सालाना जोड़ते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपको प्रति वर्ष ब्याज की दर पर प्रति माह आपको ब्याज मिलेगा आपके सेविंग अकाउंट के में जमा किए गए रकम के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए आप एक नागरिक हो, आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे को जमा करते हैं जिसके एवज में बैंक आपको कुछ ब्याज देती है। इसी प्रकार से दोस्तों अनुसूचित बैंक में नागरिक अपना पैसा जमा करते हैं जिसके एवज में अनुसूचित बैंक नागरिकों को ब्याज देती है। इसी प्रकार से अनुसूचित बैंक भी अपने पैसों को जमा करती है दोस्तों आरबीआई के पास। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि अनुसूचित बैंक आरबीआई को ऋण देती है, ऋण नहीं दोस्तों, जमा करती है। जैसे हम बैंक में अगर हम अपने पैसे को जमा करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि हम एज ए नागरिक हम जाके बैंक को ऋण दे रहे, बल्कि हम बैंक में पैसा जमा करते हैं जिसके एवज में बैंक हमें कुछ ब्याज देती है। इसी प्रकार से अनुसूचित बैंक भी अपने पैसों को जमा करती है आरबीआई के पास। तो इसे कहते हैं दोस्तों अल्पकालिक जमा, अल्पकालिक जमा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई के पास अल्पकालिक जमा करती है, अपनी अतिरिक्त राशियों को अल्पकालिक जमा करती है, इस ब्याज दर को ही कहते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। इसे ही कहा जाता है दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई के पास अपनी अतिरिक्त राशि को अल्पकालिक जमा करती है, इसे कहते हैं दोस्तों रिवर्स रेपो रेट। अर्थात आरबीआई अनुसूचित बैंक को जो ब्याज का भुगतान करता है उसे कहते हैं आरआरआर, रिवर्स रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा पकड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा है सीमांत स्थायी सुविधा। चौथा है दोस्तों सीमांत स्थायी सुविधा, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी अर्थात MSF। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? यह पकड़ना है दोस्तों आरबीआई, यह है दोस्तों आरबीआई। जब आरबीआई अति अल्प समय के लिए अनुसूचित बैंक को ऋण देती है दोस्तों, अनुसूचित बैंक को ऋण दे,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक को अति अल्पकाल के लिए ऋण दिया जाए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दीर्घकालिक ऋण बैंक दर कहलाता है, जबकि अल्पकालिक ऋण रेपो रेट कहलाता है। लेकिन अति अल्पकालिक ऋण, अति अल्पकालिक ऋण, अति अल्पकालिक ऋण को कहते हैं दोस्तों सीमांत स्थायी सुविधा, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस ब्याज दर पर आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक को, जिस ब्याज दर पर आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंक को अति अल्पकालिक ऋण दिया जाता है, इसे एमएसएफ कहते हैं। दीर्घकालिक ऋण को बैंक दर, अल्पकालिक ऋण को रेपो रेट, जबकि अति अल्पकालिक ऋण को एमएसएफ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद अगला देखते हैं नगद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, या हम कह सकते हैं CRR। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब क्या है? यदि किसी अनुसूचित बैंक के पास जो भी रकम आता है, उस रकम में से एक निश्चित अनुपात वो संरक्षित करके रखती है दोस्तों, आरक्षित करके रखती है आरबीआई के पास। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आरबीआई, ध्यान दीजिए, आरबीआई के पास अनुसूचित बैंक कुल जमा का, जो भी डेली जमा आता है दोस्तों, अनुसूचित बैंक के पास जो भी जमा आता है उसका एक निश्चित भाग वो आरबीआई के पास जमा करती है, संरक्षण तथा आरक्षण के उद्देश्य से। आरबीआई के पास कुल जमा का निश्चित भाग अनुसूचित बैंक के द्वारा आरबीआई के पास अपनी कुल जमा का, प्रतिदिन अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करना होता है अनुसूचित बैंक के द्वारा, अनुसूचित बैंक। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका मतलब यह है जैसे अनुसूचित बैंक एसबीआई के पास, मान लीजिए अभी वर्तमान में कुल जमा का निश्चित भाग अर्थात नगद आरक्षित अनुपात CRR का रेट चल रहा है 4%। यदि मान लीजिए अनुसूचित बैंक के पास आज एक दिन में इसके पास पूरा कलेक्शन आता है दोस्तों 1 करोड़ रुपए, अर्थात उस 1 करोड़ रुपए में से जैसे वर्तमान में CRR का रेट चल रहा है दोस्तों 4%, तो 4% अर्थात 4 लाख रुपए वो निश्चित रूप से जमा करेगी आरबीआई के पास। तो कुल जमा का, अनुसूचित बैंक के पास के कुल जमा का एक निश्चित भाग जमा करना पड़ता है दोस्तों आरबीआई के पास, इसी रेट को कहते हैं CRR। वर्तमान में जैसे CRR का रेट है दोस्तों 4%, इसका मतलब यह है कि अनुसूचित बैंक कुल जमा का 4% जमा करेगी आरबीआई के पास ताकि वो पैसा सुरक्षित हो। तो नगद आरक्षित अनुपात का मतलब होता है अनुसूचित बैंक अपनी कुल जमा में से एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करती है, तो यह जिस दर पर जमा करती है उसी दर को कहते हैं दोस्तों नगद आरक्षित अनुपात। अगला है दोस्तों सांविधिक, सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता अनुपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का मतलब यह होता है कि अनुसूचित बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने ही पास जमा रखती है, अर्थात अनुसूचित बैंक कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने ही पास जमा रखती है दोस्तों, इसे किसी प्रकार से खर्च नहीं करती। ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से कुल जमा का एक निश्चित भाग अनुसूचित बैंक आरबीआई के पास जमा करती है, इसी प्रकार से अनुसूचित बैंक कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने ही पास जमा करती है, अर्थात कुल
जमा का निश्चित भाग, कुल जमा का निश्चित भाग। जैसे एसबीआई है दोस्तों, अगर इसके पास जो भी कलेक्शन आया है उस कुल जमा का निश्चित भाग वो एसबीआई अपने पास ही जमा करेगी। तो इस अनुपात को कहा जाता है दोस्तों सांविधिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। तो ये दर कहलाता है दोस्तों एसएलआर। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों बैंक दर। अनुसूचित बैंक, जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक ऋण लेती है उसे बैंक दर कहते हैं। जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई से अल्पकालिक ऋण लेते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई के पास अल्पकालिक जमा करती है, अपनी राशियों का अपनी अतिरिक्त राशियों को अल्पकालिक जमा करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यहां पर देखें, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस ब्याज दर पर अनुसूचित बैंक आरबीआई से अति अल्पकालिक ऋण लेती है उसे एमएसएफ मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं। जिस अनुसूचित बैंक अपने कुल जमा का एक निश्चित भाग आरबीआई के पास जमा करती है जिसे सीआरआर कहते हैं। अनुसूचित बैंक अपनी कुल जमा का एक निश्चित भाग अपने ही पास जमा करती है उसे एसएलआर कहते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों इसके वर्तमान के रेट्स, लेकिन इसे हमें हर 2 महीने में चेंज करना होगा क्योंकि इसके जो रेट्स जारी होते हैं प्रत्येक 2 महीने में जारी किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो चलिए दोस्तों करंट के आंकड़ों को हम डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं दोस्तों आरबीआई के द्वारा जारी की गई वर्ष 2020-21 की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा जो जारी किया गया है दोस्तों 22 मई 2020 को। इसके बाद अगला डेटा जारी किया जाएगा दोस्तों 2 महीने बाद अर्थात जुलाई 2020 में। उसके 2 महीने के बाद दोस्तों आपका सितंबर 2020 में। तो इस प्रकार से हर 2 महीने में इनके नए आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। तो अभी हम लोग दोस्तों वर्ष 2020-21 का प्रथम मौद्रिक नीति समीक्षा को डिस्कस करते हैं दोस्तों। इसे जारी किया गया है 22 मई 2020 को। इसे जारी किया गया है दोस्तों 22 मई 2020 को। फिर इसे हम चेंज करेंगे दोस्तों जुलाई 2020 में जब नए आंकड़े प्रस्तुत होंगे। मौद्रिक नीति को जारी करती है दोस्तों आरबीआई। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो वर्ष 2020-21 का प्रथम मौद्रिक नीति समीक्षा, ध्यान दीजिए दोस्तों, इसके अनुसार बैंक रेट है दोस्तों आपका 4.25%। जो भी बैंक रेट है यही रेट रहता है दोस्तों एमएसएफ का, इसका भी है दोस्तों 4.25%। वर्तमान में अभी 22 मई 2020 को आंकड़े प्रस्तुत किए गए दोस्तों प्रथम मौद्रिक नीति समीक्षा, जिसके तहत बैंक दर है 4.25% तथा एमएसएफ है 4.25%। आपका रेपो रेट है 4% तथा रिवर्स रेपो रेट है दोस्तों 3.35%। ध्यान दीजिएगा, बैंक दर 4.25%, एमएसएफ 4.25%, रेपो रेट है दोस्तों 4% और रिवर्स रेपो रेट है 3.35%। यहां पर ध्यान रखना है दोस्तों सीआरआर पहले था 4%, लेकिन वर्तमान में ये हो गया है दोस्तों 3%। वर्तमान में ये हो गया है दोस्तों 3%। और ये पकड़ना है दोस्तों एसएलआर, ये है आपका 18%, एसएलआर 18%। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों वर्ष 2020-21 का प्रथम मौद्रिक नीति समीक्षा जो जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा 22 मई 2020 को। इसके अनुसार बैंक रेट 4.25%, एमएसएफ 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, सीआरआर 3%, एसएलआर है दोस्तों आपका 18%।